अस्सलाम वालेकुम। साइबर क्राइम से मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त अरूज पे है। IT की रिपोर्ट के बाद अपोजिशन जमातों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वज़ीर आज़म जल्द से मुस्तफ़ी हो जाएँ। वज़ीर आज़म के लिए बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं, इजलास में बहुत सी गुफ्तगू हो रही है और ना मानो की सियासत इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान की सियासत किस रुख जाती है, पाकिस्तान की सियासत में क्या होने वाला है, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं देते, ये सब जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जुल्फ़कार अली भुट्टो के करीबी रफ़क़ा में आपका शुमार होता है और आप वज़ीर एंटी करप्शन रह चुके हैं। हमने दावत दी स्टूडियो में जनाब ग़ुलाम अब्बास साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मेहरबानी। और आपके सामने सारा इस वक्त सिनेरियो है, JIT की रिपोर्ट आ चुकी है और कोई ऐसा वे आउट नहीं मिल रहा मियाँ साहब के लिए कि वो इस्तीफ़ा ना दे, लेकिन ना मानो की सियासत के सब गलत है, सब झूठ है, मुतनाज़ा JIT, ये सब चीज़ें आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों देखिए, बात यह है कि मियाँ साहब की इस वक्त कोशिश ये है कि मियाँ साहब करप्शन के हाथों शहीद होने की बजाय मुक़्तदर कुव्वतों के हाथों जो है वो घर चले जाएं, ताकि उनके ऊपर सारी उम्र के लिए ये ऐसा दाग न लग जाए कि उनको करप्शन की बुनियाद पे उनको और उनके ख़ानदान को सियासत से बाहर किया गया था। यही कोशिश है मियाँ साहब, और मेरे ख्याल में मियाँ साहब को के लिए ये ज़्यादा नुकसानदेह बात है। उन्हें पहले ही JIT से पहले ही जब पनामा में उनका नाम आया था, उन्हें पहले ही ऑनरेबली विड्रॉ होना चाहिए था। मगर इज़्ज़त तो उन लोगों के लिए होती है जिनकी हो या जो कोई महसूस करे। मियाँ साहब ने कभी ऐसे महसूस ही नहीं किया। मियाँ साहब की पैदाइश ही ऐसे माहौल में हुई सियासी तौर पर कि जो एक बदतरीन फाशिस्ट डिक्टेटर का दौर था, उन हालात में मियाँ साहब आए और फिर जनरल साहब के साथ ही उनका सारा ब्रॉडअप है। और उस बदतरीन सूरत हाल में जब सहाफ़ियों को कोड़े लग रहे थे, सियासी कारकुनों को फांसियाँ दी जा रही थी और यहाँ पर किसी भी शख्स को जो है वो बात करने की आज़ादी नहीं थी। शोरा, सहाफ़ी, दानश्वर, सियासतदान, सियासी कारकुन सब लोग ज़ेर अताब थे। जबरत का एक पहरा था और मियाँ साहब उस पहरेदार की लाठी बन के तो इस कौम पर बरस रहे थे। तो ज़ाहिर है उनके अंदर की उनकी नेचर जो है वो तो तब्दील नहीं हुई। मियाँ साहब ने इस माशरे को बहुत हद तक बर्बाद किया है। यानी कि जब जैसे ही उनके मरहूम वालिद मुहतरम खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, जो उनका कार था अपनी इंडस्ट्री को चलाने का, उसी तरीके से उन्होंने सियासत को चलाया। हर चीज़ को ख़रीद लो, जर्नल्स के घरों में BMW भेज दो, जजेस के घरों में BMW भेज दो, या जो भी रास्ता है हर शख्स को उन्होंने इसी तरीके से आपको याद होगा कि 1978 में जब सजाद अली शाह मरहूम ने जब आवाज़ दी कि मैं आई एम अ वेरी ऑनेस्ट जज और मैं कोई भी जो है वो आदमी कंप्लेंट लेके आएगा वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ होगा तो मैं सुनूंगा। तो मैं चूँकि जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने मियाँ साहब ने जो लूट मार की थी बतौर वज़ीर आला पंजाब, यहाँ जौहर टाउन में, यहाँ न्यू गार्डन टाउन में हज़ारों की तादाद में प्लॉट में उन्होंने फ्रॉड किया। यानी कि बच्चों की लाइब्रेरियाँ तक, अभी आप देखें न्यू गार्डन टाउन में शान प्लाजा है बना हुआ, ये बच्चों की लाइब्रेरी हुआ करती थी। ये भी उन्होंने जैली PTD पे किसी को लाट की और इसके ऊपर प्लाजा खड़ा हो गया। फिर उन्होंने स्कूलों के प्लाट, फिर कब्रिस्तानों के प्लाट, फिर अस्पतालों के प्लाट, फिर ग्रिड स्टेशन के प्लाट, पुलिस स्टेशन की जगह, इस तरीके से उन्होंने लूट मार की इस मुल्क में कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो वो 4624 प्लाट थे जो इन्होंने गालिबन, जो अब मुझे याद आता है, जो मियाँ साहब ने फ्रॉड किया था, लूट मार की थी। तो मैंने 6 अरब रुपए का गालिबन इनके ऊपर इस्तगासा दायर किया था, FIR दर्ज की थी। यानी कि मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पहला करप्शन का मुकदमा ग़ुलाम अब्बास ने दर्ज किया था। ठीक।
और उसकी पादाश में जब मैंने इनके वारंट गिरफ्तारी निकाले तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा इसको गिरफ़्तार नहीं करना। मैंने कहा बीबी क्यों? उन्होंने कहा इससे ज़्यादा बेवकूफ़ अपोजिशन लीडर मुझे नहीं मिलेगा, कोई अक्लमंद ने इस कुर्सी पर बिठा देना, सो ही शुड नॉट बी अरेस्टेड। तो उसके बाद मैं जब वो मुकदमा लेके मरहूम सजाद अली शाह साहब की अदालत में चला गया तो फुल बेंच था, उसमें 13 रुकनी 17 रुकनी जजेस थे। तो शहीद बीबी ने कहा कि मैं आपको वकील दे देती हूँ इसके लिए। मैंने कहा मोहतरमा इसके लिए वकील नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी वकील आएगा मियाँ साहब उसको अंडर प्रेशर करेंगे, चूँकि वो मुझे बहुत अंडर प्रेशर कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने मियाँ साहब ने मेरी गाड़ी के ऊपर फायरिंग कराई एंड इट वाज गुड लक कि वो मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। वो अलाइड बैंक के मेरे दोस्त थे खाया गालब, उनकी गाड़ी थी उन बैंक की। वो बाई चांस में उनकी गाड़ी लेके गांव चला गया तो इन्होंने फायरिंग की। 47 राउंड गाड़ी को हिट की। उसमें मेरा भाई भी छोटा जख्मी हुआ। उसको एक गोली उसको पता नहीं किधर से निकल के डिक्की से उसको लग गई। तो दैट इज़ स्टिल इन इट्स चेस्ट। तो वो भी मैंने मियाँ साहब के कहा कि मियाँ साहब ने मेरे पे हमला करवाया। तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया। जब वो नहीं मुझे ख़रीद सके, जब वो नहीं भगा सके, चूँकि हम सिपाही थे शहीद भुट्टो के, हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला इलेक्शन 1966 में कॉलेज में जीता और 68 की मूवमेंट का मैं हिस्सा रहा। मैं उस वक्त मरे कॉलेज सियालकोट का जनरल सेक्रेटरी था। तो हमने अयूब आमरीत के ख़िलाफ़ एक लंबी तहरीक चलाई, तो उसके पादाश में जेलों में भी गए, जाते रहे। तो वो एक कमिटमेंट है इस मुल्क के लोगों की आज़ादी के लिए, मुआशी और सियासी आज़ादी के लिए, बिकॉज आई बिलीव कि मुआशी आज़ादी के बगैर सियासी आज़ादी नामुमकिन है। Exactly. और वो हमला करके तो उस वक़्त के जो इनके अपने पॉकेट जजेस थे उन्होंने सजाद अली शाह के ख़िलाफ़त में इत्माद करके तो वो केस वहीं, आज भी वो मेरा मुकदमा जो है वो उसी अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पड़ा। अगर उस वक़्त मियाँ साहब ये ना करते तो मियाँ साहब 1978 में ही जेल चले जाते और घर चले जाते। बट ही इज़ अ मास्टर टू मैनेज एवरीथिंग। तो ये सारी मैनेजमेंट है। ये इंतखाबात भी ख़रीदते हैं, ये अदारों को भी ख़रीदते हैं, ये बेज़मीर लोगों को भी ख़रीदते हैं और इन्होंने इस मुल्क को बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया। वो जो जिस मुल्क में कभी करप्शन का नाम ही नहीं था, इसकी बर्बादी जनरल ज़िया-उल-हक ने की और ये उसके अलाकार थे। अच्छा सर, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपकी एक जदोजहद है पॉलिटिक्स के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। और फिर अच्छा, आप जैसा फरमा रहे हैं, आपने ये केस पहली दफ़ा दायर किया मियाँ साहब के ख़िलाफ़, फिर बहुत से केसेस हुए, सऊदी अरब भी गए, फिर वापस आ गए। हम इसको ये कहेंगे कि किस्मत के बहुत धनी हैं, या फिर हम ये कहेंगे जिस तरह आपने बताया मास्टर हैं परचेस करने में इदारों को, सब चीज़ों को। इस दफ़ा क्या हुआ? ये इम्पीरियलिज़म के बहुत वफ़ादार हैं। ठीक। मियाँ साहब को जब जनरल मुशर्रफ के दौर में गिरफ़्तार किया गया तो मियाँ साहब को उस वक़्त बिल क्लिंटन सऊदी बादशाह के ज़रिए छुड़ा के ले गया। मेरा उस वक़्त अखबार में बयान छपा कि अमरीकी अपने एजेंट को अपने सऊदी दलाल के ज़रिए छुड़ा के ले गए। ये मेरा अखबार में स्टेटमेंट है उस वक़्त का। देखिए ना, इसी मुल्क में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के तख्ते पे चला जाता है चूँकि उसके पीछे इम्पीरियलिज़म नहीं था। वो इम्पीरियलिज़म के इशारों पे चलना नहीं चाहता था। वो पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ा था, इसकी खुद मुख्तारी की जंग लड़ा था। और आज वो काजी हुसैन अहमद साहब, खुदा उन्हें गरी के रहमत करे, वो जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो जमात इस्लामी जो उस वक़्त भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक में पेश थी, वो भी भुट्टो साहब के मज़ार पर फातह के लिए गए और उन्होंने भी इकरार किया कि भुट्टो वाज राइट। और आज कोई भी सियासतदान भुट्टो को ठीक माने बगैर अपने कदम को आगे नहीं ले जा सकता। बट सवाल ये है कि वो लोग जो साम्राज्य के आलाकार बने और साम्राज्य के आलाकार बन के एक इतने बड़े रहनुमा को, इतने बड़े लीडर को तख्तादार तक ले गए, वो आज भी इस मुल्क में हुक्मरान है किसी न किसी शक्ल में। और वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अंदर अपने चेहरे और रूप बदल के वो ऐसे ही हैं। तो एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम जो है वो अवाम के अंदर भी आना चाहिए कि लोगों को भी उन तमाम लोगों को रद्द कर देना चाहिए जो उस सारी डिज़ाइनिंग का हिस्सा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ये मुल्क, मेरा ये खित्ता जो है,
इसमें जो गद्दार हैं, जो गद्दाराने वतन रहे हैं, हाँ वो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के साथ ही रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम जागीरदार जो हैं वो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के लैकिस थे। और हमारी बदकिस्मती ये है कि कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि आज़ादी के बाद तमाम अंग्रेज़ की अता करदा जागीरें ज़ब्त होंगी। ठीक है। और उन्होंने ज़ब्त की, उन्होंने 4 मुरब्बे से ऊपर कोई ज़िम्मेदार नहीं छोड़ा, मगर हमने उन तमाम लोगों को अपनी कौम के ऊपर मसल्लत किया और वो आज तक मसल्लत है। तो कौन सी डेमोक्रेसी है, कौन सी जमहूरियत है? पहले तो मेरा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो जो लोग पार्लिमान में खड़े होकर ये कहते हैं कि जी निज़ाम को बचा लो, ये निज़ाम डूब जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये कौन सा निज़ाम है जिसको ये बचाना चाहते हैं? वो निज़ाम, वो जमहूरी निज़ाम जो उन अपनी सियासी जमातों के अंदर जमहूरी निज़ाम नहीं है। कौन सी सियासी जमात है जिसके अंदर जमहूरी निज़ाम है? ख़ानदानी आमरीतें हैं, सियासत के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, सियासत के नाम पर आमरीतें मसल्लत हैं, और ख़ानदान और फिर ख़ानदान के बाद किचन कैबिनेट्स जो हैं वो डिसीजन लेती हैं तमाम सियासी जमात। अभी मियाँ साहब को भी किचन कैबिनेट ने ही डबो दिया। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का मौजूदा जमहूरी और सियासी निज़ाम, इसमें कितने फ़ीसद लोग हैं जो पार्लिमान का इलेक्शन लड़ने का सोच सकते हैं? मेरे ख्याल में इस मुल्क के 1% से ज़्यादा लोग ये सोच भी नहीं सकते कि वो पार्लिमान का हिस्सा बने। और जिस पार्लिमान के 99% लोग हिस्सा बनने का सोच भी नहीं सकते, तो वो अवामी पार्लिमान कैसे होगी? पहले तो ये बात है। ठीक है। तो जब अगर तो पार्लियामेंट चाहती है कि ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट हो, तो फिर उन्हें ऐसे दस्तूर, ऐसे कवानीन वज़ा करने चाहिए जिसमें एक आम आदमी, एक मज़दूर, एक मेहनतकाश, एक दानश्वर, एक प्रोफेसर, एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी भी ये सोच सके कि वो इस मुल्क के मुक़्तदर अदारों में बैठ के इस मुल्क की इक़्तिदार के बारे में वो फ़ैसला कर सके। अच्छा सर, आप इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा निज़ाम जिसमें ना तो जमहूरी तौर पे कोई आम आदमी उसमें एंटर हो सकता है, और मौजूदा निज़ाम जिसमें 80% लोग जो हैं वो साफ़ पानी से ही महरूम हैं। बिल्कुल ठीक। और ऐसा निज़ाम जिसमें 90% लोग अपना इलाज कराने से ही महरूम हैं, वो इतना महंगा इलाज ख़रीद नहीं सकते। और उस निज़ाम, और ऐसा निज़ाम जिसके अंदर 12 निज़ाम तालीम हो, ये कौन से लीडर हैं? मेरा इनके लिए बहुत बड़ा सवाल है कि ये हर लीडर खड़ा होकर लोगों के साथ तबला बजाता है और खड़ा हो जाता है कि कौम इकट्ठी हो जाए। कौन सी कौम? पहले कौम बनाने की बुनियाद तो रखो। एक स्कूल है जो गांव में टाट स्कूल है, जिसमें गरीब का बच्चा बड़ी मुश्किल से दाखिल होता है, वो भी 50% नहीं वहाँ भी जा सकते। और एक उसी गांव में एक प्राइवेट अंग्रेज़ी स्कूल है, फिर शहर में आ जाओ तो फिर एक सरकारी स्कूल है, फिर एक अंग्रेज़ी स्कूल है, फिर एक उससे बेहतर 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 है, फिर बीकन हाउस है, फिर लाहौर ग्रामर है, फिर सिटी स्कूल है, फिर फौजी फाउंडेशन है, फिर कैडेट कॉलेजेस हैं, फिर एचिसन है, फिर लाम्स हैं। ये कितनी नस्लें आप तैयार कर रहे हैं, आप कितनी कौमें तैयार कर रहे हैं? और जब आप एक कौम की बुनियाद ही कोई लीडर नहीं रख रहा, पहले तो मेरा ये एक मुतालिबा है तमाम कौमी रहनुमाओं से कि आप एक कौम की बुनियाद रखें, जो कि किसी के मंशूर में भी नहीं है। तो एक की कौम की बुनियाद रखोगे तो एक कौम बनेगी। जब एक कौम ही नहीं बना रहे तो ये मुल्क के अंदर यकजहती कैसे आएगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उलमा के आप देख लें कि कितने मकतब फ़िक्र हैं। अहले हदीस अलहदा प्रीच कर रहे हैं, देवबंद अलहदा प्रीच कर रहे हैं, बरेलवी अलहदा प्रीच कर रहे हैं, अहले तशी अलहदा प्रीच कर रहे हैं। क्या ग्रो कर रहे हैं आप? मज़हब के नाम पर 4 कुव्वतें, चारों मसल्ला कुव्वतें, और फिर उसके बाद तालीम के नाम पर 18 निज़ाम, और फिर गरीब के लिए जो तालीम का निज़ाम है आपके यहाँ, वो गरीब आदमी का बच्चा तो उमरा के उन स्कूलों के दरवाजे के आगे से नहीं गुजर सकता। और आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो गरीब का 90% बच्चा जहाँ जाता है वो तो चपरासी, क्लर्क और सिपाही और मास्टर के आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो मुक़्तदर कुव्वतों ने इक़्तिदार भी अपनी आने वाली नस्लों के लिए मखसूस कर रखा है, उनसे बाहर इक़्तिदार निकल ही नहीं सकता मौजूदा निज़ाम में। मौजूदा सोशो इकनॉमिक सिस्टम और मौजूदा मुआशी और सियासी ढांचा पाकिस्तान के 90% अवाम से मुताबिकत ही नहीं रखता। बिल्कुल ठीक। तो इसके नतायज यही होंगे जो आपके सामने आए। अच्छा सर, आपने फरमाया है कि तमाम कुव्वतें जो मिल जाती हैं वो कहती हैं जी ये निज़ाम को बचाना है।
हमें याद है कि जब खान साहब ने कंटेनर पे जब चढ़े थे उस दौरान तमाम सियासी जमातें मिल गई थीं और उन्होंने कहा था जी निज़ाम को बचाना है, जमहूरी निज़ाम है उसको मजबूत करना है। फिर उसके बाद पनामा का केस आता है और JIT बनती है, उसको बड़ी खुशदिली से एक्सेप्ट किया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, फिर उसको मुतनाज़ा कर दिया, फिर उसके ख़िलाफ़ मतलब फिर उसके बाद देखा जाता है कि फिर सियासी जमातें ये कहती हैं कि जी मियाँ साहब जो है ना वो इस्तीफ़ा देते हैं। मतलब एक पेज पे सियासी जमातें किसी जगह नहीं आती, तो आप किस तरह समझेंगे ये लोग एक निज़ाम एक कर सकते हैं? पहली बात ये है कि ये पनामा का केस जो 1.5 साल चला है, क्या ये 1.5 साल का मसला था? बिल्कुल नहीं। ये क्यों इसको 1.5 साल चलाया गया? ये नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाते हैं। इश्यूज़ क्या हैं? आज के आपके अखबार में है कि 17 लोगों ने खुदकुशी की है। ये 17 जो है ये कम रिपोर्ट हुए हैं। कुछ दिन पहले अखबार में था कि एक मजदूर के पास 8,000 रुपये का बिजली का बिल आया, उसके पास पैसे नहीं, उसने तेज़ाब पी के खुदकुशी कर ली। अभी आप उठे मेरे साथ जनरल हॉस्पिटल चले जाएं, एक एक बेड पे 3-3 मरीज़ पड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंजाब कार्डियोलॉजी में चले जाएं तो मैंने देखा कि कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए मरीज़ों को ड्रिप लगी है, बेंचों के ऊपर लेटे हुए मरीज़ों को ड्रिप लगी है। लाहौर का 20,000 टोटल बेड है, 1.5 लाख यहाँ पर रोज़ाना यहाँ पर जो है वो मरीज़ आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इश्यूज़ हैं। यहाँ पर आपके लाखों बच्चे डिग्रियाँ हाथ में उठाए हुए रोज़गार के लिए भाग रहे हैं। क्या किसी पार्टी ने, क्या कोई JIT इसलिए बनी है कि इस मुल्क के गरीब को इलाज मिले? बिल्कुल ठीक है। क्या कोई सो मोटो ऐसा आया है कि हर गरीब आदमी को अस्पताल में जाए तो उसके इलाज के लिए बेड मिल जाए? ये हुक्मरान तबके अपने खिलवाड़ खेलते हैं। बिल्कुल 1.5 साल से एक ही बात मेरा ये सवाल है। JIT की रिपोर्ट आई बहुत अच्छी, बिल्कुल ठीक रिपोर्ट आई है, मैं उस पर कोई दूसरी राय नहीं रखता। आज इक़्तिदार बदल जाएगा, मियाँ साहब चले जाएंगे, एक नया चेहरा आ जाएगा। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? दिस इज माई क्वेश्चन। क्या एजेंडा है उसके बाद? आपकी अपोजिशन के पास कोई एजेंडा है? क्या तीनों सूबों की तीनों बड़ी पार्टियां तीनों सूबों में बरसरे इक़्तिदार हैं? क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हुक्मरानों ने अपनी पार्लिमानी मेंबरान की 300% तनख्वाहें बढ़ाई हैं? कोई पार्टी ऐसी है जिसने ये कहा हो कि ये 300% तनख्वाह हमारी बढ़ रही है तो इस धरती के मजदूर की, उसके चपड़ासी की, स्कूल टीचर की, प्रोफेसर की, उस्ताद की, डॉक्टर की, या किसी और क्लर्क की और जूनियर क्लर्क की जो खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, बिल्कुल जिनकी बेटियां घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं, क्या किसी मेंबर ने ये कहा है कि मैं ये 300 गुना ज़्यादा तनख्वाह नहीं लूँगा, पहले नीचे भी तनख्वाह बढ़ाओ? और जिन लोगों की 300 गुना तनख्वाह बढ़ी है उनकी रहायश मुफ्त है, उनका पेट्रोल मुफ्त है, उनका इलाज मुफ्त है, उनका टेलीफोन मुफ्त है, उनका बिजली का बिल मुफ्त है, उनका गैस का बिल मुफ्त है, उनका किराया मुफ्त है। और तीनों ने क्या किया है? अपने अपने सूबों में 10% तनख्वाहें बढ़ाई। तीनों ने। ये नहीं कि इमरान खान ने वहाँ बहुत बढ़ा दी है, नवाज शरीफ ने यहाँ बहुत बढ़ा दी है, या आसिफ जरदारी ने वहाँ बहुत बढ़ा दी है। तीनों ने तनख्वाह का लेवल एक ही रखा है और तीनों ने 300% जो है वो ज़्यादा वसूली की है। तो मैं फिर क्या समझूं कि द होल रूलिंग क्लास ऑफ दिस कंट्री, दे आर यूनाइटेड अगेंस्ट द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री, दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। वो उनके अपने मफादात हैं, उनके अपने उनका इक़्तिदार अपने लूटमार के ज़रिए हैं, जिसके ज़रिए वो अपने आप को मजबूत करते हैं, ताकतवर करते हैं, और लोग तो वैसे ही मर रहे हैं। सर आप ये बहुत बिल्कुल बुनियादी बात कर रहे हैं और ये ज़रूरत है इसकी, हमारे हुक्मरान जो भी हैं उनको। अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप एक मीडिया है, मीडिया जो है वो एक हाइप करता है, कभी 17वीं तरमीम पे हाइट क्रिएट करेगा, कभी 18वीं तरमीम पे हाइप क्रिएट करेगा,
कभी डॉन लीग पे हाइप क्रिएट करेगा, कभी पनामा लीग पे हाइप क्रिएट करेगा, अब JIT पे हाइप क्रिएट होगी। और बाबा खुदा के लिए इस गरीबों के लिए भी कुछ कर लो, क्योंकि गरीब आपको इश्तिहार नहीं देते, इसलिए कोई मीडिया उसके लिए नहीं लड़ रहा। क्योंकि क्लर्क एसोसिएशन से, टीचर एसोसिएशन से आपको ये उम्मीद नहीं है कि वो आपको करोड़ों रुपए के इश्तिहार देंगे, इसलिए उसके लिए तो आप उसके ऊपर तो काम ही नहीं कर रहे। उनको खुदा के लिए, उनके लिए भी कुछ रास्ते निकालें, उनके लिए भी कुछ बड़ी जेन्युइन और दर्द दिल रखने वाली बात है, चूँकि आपका ताल्लुक एक ऐसे हल्के से जो रूरल एरिया है जहाँ पे आप ये मसाइल आए रोज़ देखते हैं और आपके सामने से गुजरते हैं लोगों के मसाइल, और अवामी हलकों में आप देखते रहते हैं। बड़े शहरों में इन चीज़ों का नहीं पता चलता, जो रूरल एरिया में हैं उन लोगों को पता होता है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा गुलाम अब्बास साहब, लेट मी करेक्ट यू सर, बड़े शहरों में रहने वाला गरीब ज़्यादा मजबूर है। बड़े शहर में ही दाता साहब के फुटपाथ पे हज़ारों लोग रात को सोते हैं, इसलिए कि वहाँ मुफ्त रोटी मिल जाएगी, उनके घर में रोटी नहीं होती। बिल्कुल ठीक। बड़े शहर में बैठा हुआ सफ़ेद पोश क्लर्क जो है, उसको वो फैसिलिटी हासिल नहीं है जो गांव के गरीब को है, कि वो तो ज़मींदार की फसल काट के पूरे साल के दाने अंदर डाल लेता है। बड़े शहर का क्लर्क क्या करेगा, मज़दूर क्या करेगा, टीचर क्या करेगा, उस्ताद क्या करेगा। ठीक है सर, ये तो एक आवाज़ है जो आपका दर्द है, जो आवाम को हम ये कहें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओरिजिनल आवाम आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन एक गुलाम अब्बास ये आवाज़ अगर निकाल रहे हैं तो ये तो हर लीडर की आवाज़ होनी चाहिए, हर दर्द दिल रखने वाले बंदे की आवाज़ होनी चाहिए। लेकिन इसके ख़िलाफ़ ये सब चीज़ें हो रही हैं। आने वाले वक्त में हमें उम्मीद भी है, हम तवक्का भी करेंगे कि आप जैसे दर्द दिल रखने वाले लोग इस मुल्क के अंदर आएँ। चूँकि आपकी पीपल्स पार्टी के साथ एसोसिएशन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ, मोहतरमा शहीद के साथ रही, तो अब जो पीपल्स पार्टी है इसके साथ आपके इख्तलाफात हैं, वो आपके जो मामलात हैं, तो आने वाले दौर में हम आपको कहाँ पे देख रहे हैं कि आप? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जिन तबकों के ख़िलाफ़ बनी थी उनके कब्ज़े में चली गई। बिल्कुल ठीक है, मेरा मौक़िफ़ है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सारी आप उठा के, बिल्कुल ठीक है, मेजॉरिटी उसमें ऐसे ही लोगों की है। बिल्कुल ठीक। कभी पीपल्स पार्टी कोट लखपत के मज़दूरों के मुकदमात लड़ा करती थी, अब पीपल्स पार्टी अयान अली का मुकदमा लड़ रही है। जो बहुत बड़ा फासला है जो पीपल्स पार्टी ने तय किया है, बिल्कुल ठीक, जिस वजह से वर्कर जो हैं वो पीपल्स पार्टी वर्कर नाराज़ है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो दर्द रखते हैं। सर, हम आपका मुस्तकबिल किधर देख रहे हैं? हम आप चूँकि आप जैसे लीडर, मेरा मुस्तकबिल इस मुल्क के लोगों के साथ वाबस्ता है सर, लेकिन वो ये, और इस मुल्क के लोगों के साथ वाबस्ता लोगों के लिए हुक्मरान तबकों में गुंजाइश बहुत कम होती है। जी बिल्कुल ठीक। आपको इल्म होना चाहिए कि 2002 का इंतखाब मैंने जीता था जी, और मैंने 78,000 वोट लिया, जो बाद में 68,000 इन्होंने फिर उसको 73 को 68 किया, फिर 5,000 कैंसिल किया, फिर 73 किया। फिर टीवी के ऊपर 24 घंटे ये चलता रहा कि गुलाम अब्बास कोई वोट हासिल ना कर सका, वहाँ 0 वोट चल गया, 0 ही चलता रहा। फिर एक बड़े मुक़्तदर अदारे ने मुझे उठाया और मुझे कहा गया कि आप पैट्रियाट बनोगे तो जीतोगे, आप पीपल्स पार्टी छोड़ दो तो जीतोगे, आप पैट्रियाट बनो, हम तुम्हें वज़ीर भी बनाते हैं। तो जब मैंने इनकार किया पैट्रियाट बनने से, तो फिर रिज़ल्ट जो है वो तब्दील कर दिया गया। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस मुल्क के आवाम को अपनी मर्ज़ी का नुमाइंदा भेजने का इख्तियार ही नहीं है। ठीक है, यहाँ फ़ैसले कहीं और होते हैं, आवाम की अदालतों में तो फ़ैसले ही नहीं होते। हम लोग इंतखाबात में जाते हैं, मसलन मैं इंतखाबात में जाता हूँ, जब मैं मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जब वो वज़ीर आला थे तो मैंने उनके ख़िलाफ़ इंतखाब में गया, तो मेरे लिए वो बिल्कुल नया हल्का, पहली दफ़ा वहाँ गया अपनी ज़िंदगी में। आई कंटेस्ट अगेंस्ट हिम, और मुझे पता था कि वज़ीर आला साहब ने जीतना है, मगर मैं वहाँ इसलिए गया कि एक स्टडी सर्कल होगा, लोगों के सामने इन लोगों को नंगा करेंगे। तो मैंने तो 88 में कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ से बड़ा लोहा चोर, गैस चोर, बिजली चोर, बैंक चोर कोई नहीं है। मगर चूंकि उस वक्त एक गरीब आदमी की आवाज़ थी, वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी। मैं तो 88 में इनके खिलाफ इंतखाब में गया। मैंने 1994-95 में मियाँ नवाज शरीफ को करप्ट डिक्लेयर किया और उसके ख़ानदान को डिक्लेयर किया,
और फिर मैं हाउस में लेके गया। आज सारी दुनिया ये तो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, मगर इस गरीब का नाम नहीं लेते जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, क्योंकि वहाँ पर जलते हैं। अगर गरीब का बच्चा जो है वो इस मुल्क का लीडर होगा तो वो तो पर जल जाएंगे ना बड़े लोगों के, हुक्मरानों के, क्योंकि सच हमसे रुक नहीं सकता, वो हमने बोलना होता है, वो हर आदमी को, हर तबके को काबिल कबूल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपकी सियासी बसीरत है, वक्त हमारे पास बहुत कम है, मैं ये जानना चाहूँगा मियाँ साहब इस्तीफ़ा दे देंगे? मैं कहता हूँ कि मियाँ साहब को पहले ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था और क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किसी का लिहाज नहीं होना चाहिए। अगर अक्रॉस द बोर्ड नहीं करेंगे तो ये सिलेक्टिव होगी। इसके लिए नवाज़ लीग को फिर मौके मिलेंगे कि वो ये कहें कि सिर्फ हमारा ही हुआ है। एहतसाब सबका होना चाहिए। इसमें किसी तबके, किसी क्लास, किसी का जो है वो नहीं इसको सोचना चाहिए। ये ना हो कि एहतसाब के नाम पर जैसे जनरल मुशर्रफ ने सारे चोर इकट्ठे कर लिए थे, ज़ियाउल हक ने सारे चोर इकट्ठे कर लिए थे, कोई आने वाले नए साहब जो हैं वो एहतसाब के नाम के ऊपर इन सब को डरा के फिर अपने साथ मिला लें। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है, रातों रात जो है लोग जो हैं वो कहते हैं अभी खबर आई है खिज़र हमारा भाई है, पहले मुर्दाबाद के नारे लग रहे होते हैं, फिर जिंदाबाद के लग रहे होते हैं। तो ये जो है ना, मैं समझता हूँ कि मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आज का सुप्रीम कोर्ट बेहतर फैसला करेगा। आज का सुप्रीम कोर्ट 94 का सुप्रीम कोर्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब हम जो है वो पुरुमीद हैं और हमें यकीन है कि वो अच्छे फैसले। सर अगर ये डिसक्वालीफाई हो जाते हैं या इस्तीफ़ा दे देते हैं तो नेक्स्ट वज़ीर आज़म आपको कौन नज़र आता है? नेक्स्ट वज़ीर आज़म का फैसला पाकिस्तान में होना है, ये पहले बताएं मुझे। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म का फैसला पाकिस्तान में हुआ था। बिल्कुल ठीक। क्या उसका वज़ीर आज़म बनने से पहले ये तय नहीं हो गया था कि ईरान को इतना तंग करो कि ईरान इम्पीरियलिज्म के कदमों के पे गिरे और एटमी प्रोग्राम रोल बैक करे? ये तय नहीं हुआ था पहले? क्या मियाँ शरीफ वॉज नॉट ग्रांटेड बाई सऊदी इम्पीरियलिज्म? ही वॉज ग्रांटेड बाई दैम, ही वॉज फाइनेंस्ड बाई दैम। सारा कुछ वहाँ से हुआ, वहीं पर फैसले हुए। फिर मियाँ साहब इंतखाब के रिजल्ट आने से पहले कह रहे थे मुझे हैवी मैंडेट दोगे तो मैं एजेंडा पूरा करूँगा। किन को कह रहे थे वो कि मैं एजेंडा आपका तब पूरा करूँगा, मुझे हैवी मैंडेट दोगे? अवाम को तो नहीं कह रहे थे, जो ला रहे थे उनको कह रहे थे। तो यहाँ पर तो जनाब मोइन कुरैशी को कौन लाया था? अवाम लाए थे। शौकत अजीज़ को अवाम लाए थे। कौन लाते हैं? इससे न्यो कॉलोनियल कंट्री, ये एक नीम गुलाम मुल्क है, एक नीम गुलाम मुआशरा है जिसके अंदर तालीम नाम की चीज़ ही कोई नहीं है और तालीम देना ही नहीं चाहते। अब बदकिस्मती देखें इस मुल्क की कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 43% हेल्थ और एजुकेशन बजट था, जिस यहाँ की मुक़्तदर कुव्वतों और हुक्मरान तबकों ने मारा ये कह के कि ये गरीबों को गुस्ताख कर रहा है। 43% हाउस हेल्थ और एजुकेशन बजट था उस वक़्त, और आज कितना है? आज आपका दुनिया के लास्ट से आप फर्स्ट हैं। सर 2% हो गया। आपका हेल्थ बजट कितना है? आपका हेल्थ बजट है 0.04% जी, यानी कि 4 पैसे बजट है। आपका एजुकेशन बजट कितना है? 1.6, यानी कि हेल्थ और एजुकेशन मिला के 1 रुपया 10 पैसे बजट आप दे रहे हैं, और 43 रुपये बजट था। आपने अपने मुल्क की सेहत का निज़ाम और तालीम का निज़ाम सरमायादारों को लूट मार के लिए पेश कर दिया है। और आप कहते हैं यहाँ जमहूरियत आएगी, यहाँ आज़ादी आएगी, यहाँ इंसानी हकूक़ होंगे, यहाँ पर वैलिड गवर्नमेंट आएगी। कैसे आएगी? बिल्कुल ठीक। पहले तो एजुकेशन के ऊपर ये 3 सूबों में 3 बड़ों की हुकूमतें हैं। पहले तो एजुकेशन का बजट बढ़ाएं अपने अपने सूबों में, जो कोई भी नहीं बढ़ा रहा। बिल्कुल ठीक। अभी KPK का जो रिज़ल्ट आया है उसमें मैट्रिक के रिज़ल्ट में 72% बच्चे फेल हुए हैं। सवाबी में स्पीकर साहब का अपना स्कूल जो है वहाँ 82 बच्चे थे, 81 फेल हो गए हैं। ये तो आपके तालीमी निज़ाम का हाल है। यहाँ पंजाब में देखें नकल माफिया क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक। सिंध में नकल माफिया क्या कर रहा है। बदकिस्मती है कि पर्चे पहले आउट हो रहे हैं, पर्चे बिक रहे हैं। वो चूँकि गरीब आदमी तो वो पर्चे खरीद भी नहीं सकता। अच्छा सर, ये JIT का जो फैसला आया है और पनामा का जो फैसला आएगा फाइनल, वो किसकी जीत होगी? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जीत होगी कि आवाम की जीत होगी? खुदा करे अच्छा फैसला हो।
ठीक है। तो ये अवाम की जीत होगी, मगर दैट शुड नॉट बी द लास्ट स्टोन। ये आगे बढ़ना चाहिए। वेरी गुड। बाकी चोरों को भी पकड़ना चाहिए, यहीं तक नहीं रुकना चाहिए, इससे आगे जाना चाहिए। जहां जहां जो देखे ना, पनामा ज़दा जज तो एक अदालत में भी बैठा हुआ है, कम से कम उसको तो अभी अदालत से हटा दो। नवाज शरीफ तो पनामा में है, ठीक है, उसको पहले चले जाना चाहिए था। तो एक जज साहब का भी पनामा में नाम है, वो तो उधर ही बैठा हुआ है। तो ये जो सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी है ये नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि नवाज शरीफ वाला प्राइम मिनिस्टर वहाँ से शुरू हुआ है, मगर वहाँ रुकना नहीं चाहिए, आगे जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी गुलाम अब्बास साहब की। ये गुफ्तगू एक दर्द दिल रखने वाले एक ट्रू लीडर की एक गुफ्तगू है, जिसे अपनी आवाम से मोहब्बत है, जो ये चाहते हैं कि गरीब आवाम तरक्की करे, फले फूले और आवाम के मसाइल सुने जाएं। हमारी दुआ है और अल्लाह पाक की बारगाह में कि हमें ऐसा विजन अता फरमाए, ऐसी सोच अता फरमाए और ऐसे लीडर अता फरमाए जो आवाम का दर्द दिल रखने वाले हों, जो आवाम के लिए कुछ करने की तमन्ना रखते हैं और कुछ करके दिखाएं। अपने मेज़बान फरहान खान को प्रोग्राम साइबर क्राइम से दीजिएगा इजाज़त। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। पाकिस्तान